प्रिय छात्रों, आज अपने अध्ययन करेंगे आयकर के संबंध में। सर्वप्रथम बात आती है कि कर किस पे लगाया जाए, यानी कि आय पर जो कर लगाया जाता है उसे आयकर कहा जाता है। आयकर प्रत्यक्ष कर है, एक प्रगतिशील कर है। कर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर और एक अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर यानी कि कर चुकाने वाला ही कर का भार वहन करता है, और अप्रत्यक्ष में कर चुकाने वाला व्यक्ति इसका भार ग्राहक पर डाल देता है। अब बात आती है कि अप्रत्यक्ष कर में कर चुकाने वाला व्यक्ति ग्राहक पे कैसे भार डाल देता है। जैसे आप बाज़ार से यदि लैपटॉप, मोबाइल या कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो जो विक्रेता होता है वो आपको कहता है कि ये लैपटॉप 1 लाख रुपए का है, इस पे 18% GST लगेगा। अब वो 18% यानी कि 18,000 रुपये आपने उस विक्रेता को दिया। उसने आपको बिलिंग दी 1,18,000 रुपये। वो 18,000 रुपये आपसे वसूल करके वो सरकार के खाते में जमा करवाएगा। तो बाहर किस पे डाला? ग्राहक पे। तो ये हो गया अप्रत्यक्ष कर। GST से पूर्व जो है एंटरटेनमेंट टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट इत्यादि थे, वो भी अप्रत्यक्ष कर थे। यानी कि ग्राहक से वसूल करके उसके पश्चात उसको जो जमा कराया जाए सरकारी खजाने में, वो अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। प्रत्यक्ष कर मीन्स आप व्यक्ति से उस कर को चुकाने के लिए दायी हैं। यू आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द टैक्स। भारत में जो है सर्वप्रथम आयकर 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा लगाया गया तथा भारत में विभिन्न व्यवस्थाओं के तहत जो चरण विभक्त किए गए, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स, टैक्स रिकवरी एडमिनिस्ट्रेशन। तो भारत के लिए, भारत में जो प्रावधान किए गए, अधिनियम किए गए, नियम, अधिनियम, वित्त अधिनियम, ये अलग अलग बनाए गए अधिसूचनाएँ। तो भारत में आयकर अधिनियम 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस, फाइनेंस एक्ट, सर्कुलर्स एंड क्लेरिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और कोर्ट डिसीजंस। ये जो है सिचुएशन, इनमें आपसे कर की वसूली की जाती है। अब बात आती है कि इनकम किसे कहें। आयकर अधिनियम 1961 में स्पष्ट या पूर्ण परिभाषा कहीं भी नहीं दी गई इनकम के संबंध में। जो है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 में जो प्राप्तियां हैं उनका उल्लेख किया गया है, उन्हें ही हम जो है आय मानते हैं। इसकी विस्तृत जो है सूची है, जिसमें सबसे पहले आता है लाभ। अब बात आती है लाभ किसे कहते हैं। लाभ आय का एक भाग है। व्यापारी जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करता है, माल खरीदना, माल बेचना, उस प्रक्रिया से उसको जो लाभ होता है वो इनकम का भाग होता है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और है, गेन्स। गेन्स मतलब फ़ायदा। हिंदी में तो जैसे आप कहें लाभ, लेकिन गेन का मतलब फ़ायदा। जो आप ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ नहीं करते, जिसके आप रोज़ाना उसका कार्य नहीं करते, लेकिन उसको बेचने से आपको फ़ायदा होता है। जैसे सोना है, चांदी है, दुकान है, मकान है, ये आपने बेचा और आपको फ़ायदा हुआ तो वो कहलाएगा गेन। लेकिन आपका शोरूम नहीं है ज्वेलरी का, आप सोना बेचने खरीदने का काम नहीं करते, परिस्थितिवश ऐसे आपको सोना बेचना पड़ा, या
आपने अपना मकान बेचा, आप कोई बिल्डर नहीं है कि आप उसे खरीदने, बनाने का और बेचने काम करते हैं। आपका एक मकान था, आपने 20 साल पहले उसको 5 लाख में बनवाया, आज उसको 50 लाख में बेचा, तो साधारण शब्दों में आपको 45 लाख फ़ायदा हो गया, जिसे इंग्लिश में हम गेन कहते हैं। वो भी इनकम का भाग है। लाभांश अगला, जैसे कि शेयर्स में आप पैसा लगाते हैं तो वो लाभांश भी इनकम का भाग। लाभांश का तात्पर्य पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स, लाभों का हिस्सा ही लाभांश। अब आता है अनुलाभ या वेतन के स्थान पे मिले हुए लाभ। अनुलाभ किसी कर्मचारी को दिए जाते हैं। कर्मचारी जिसको कि नियोक्ता, जहाँ वो सेवाएं दे रहा है, वो नियोक्ता सुविधाएं प्रदान करता है, उसको हम अनुलाभ, प्रिक्विजिट्स यानी कि फैसिलिटी कहते हैं। और वो फैसिलिटीज़ भी इनकम का भाग कैसे हो? जैसे नियोक्ता अपने कर्मचारी को मकान की सुविधा देता है, कार की सुविधा देता है, नौकरों की सुविधा देता है, बिजली पानी की सुविधा देता है। इस प्रकार अनेक सुविधाएं, जिसे हम पर्क्स कहते हैं, परक्विजिट्स कहते हैं, तो उनका आयकर अधिनियम के तहत जो नियम है, हम उनका मूल्यांकन करेंगे। वो मूल्यांकित जो राशि आएगी वो अनुलाभ का मूल्य कहलाएगी, यानी कि सुविधा का मूल्य, यानी कि उतनी राशि आपके कर योग्य होगी। अब इसमें आता है कि अनुलाभ में अनेक अनुलाभ है। पूर्णतः करमुक्त अनुलाभ, विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ, सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ, वो आगे अपने वेतन के जो चैप्टर है उसके अंतर्गत देखेंगे। तो जितने भी अनुलाभ हैं जो कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर योग्य है, वो अनुलाभ आय का भाग माने जाएंगे, यानी कि उस पर आपको कर देना होगा। अब बात आती है अपने कार्यालय कार्य के कर्तव्य पालन के लिए कोई आवश्यक व्ययों की पूर्ति, तो कोई विशेष भत्ते या लाभ। कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा अनेक प्रकार के भत्ते दिए जाते हैं, जिसे कहते हैं अलाउंसेज। अब अलाउंसेज जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। प्रथम करमुक्त अनुलाभ, पूर्णतः कर योग्य अनुलाभ, अंशतः करमुक्त लाभ भत्ते। अब भत्तों में सबसे पहले जो पूर्णतः कर योग्य भत्ते, अलाउंसेज, फुली टैक्सेबल अलाउंसेज हैं, यानी कि वो तो आपको कर चुकाने के लिए दायी, आप उनको उन पे कर देना ही होगा। कोई किसी प्रकार की आपको उसमें छूट नहीं मिलेगी, जैसे कि डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, इस तरह प्रॉक्टर अलाउंस, इस तरह आपके लगभग 15 जो भत्ते हैं जिन पे पूर्णतः कर योग्य भत्ते कहलाते हैं। अब बात आती है कार्यालय के कर्तव्य पालन के लिए, तो जिस सीमा तक वो खर्च किए गए हैं उस सीमा तक कर मुक्त होंगे। अब कार्यालय कर्तव्य पालन क्या होगा? जैसे कि आपको किसी विभागीय कार्य से फलोदी से आपको जयपुर भेजा गया, तो उस स्थिति में आपको आने जाने का जो खर्चा है वो दिया जाएगा, वो कहलाएगा ट्रैवलिंग अलाउंस। अब आप वहाँ जाएंगे तो उस स्थिति में आपको जो टैक्सी का भाड़ा दिया जाए, टैक्सी फेयर, वो कहलाएगा आपका कन्वेंस अलाउंस। इसी प्रकार वहाँ जब आप होटल में ठहरेंगे उसके लिए जो पैसा दिया जाएगा वो आपका कहलाएगा डीएनएस अलाउंस, डेली अलाउंस। इस तरह ये जो भत्ते हैं, जितनी सीमा तक आपने खर्च किए वो करमुक्त, शेष राशि कर योग्य होगी। अब निश्चित सीमा क्या होगी? आप को जो है डेली अलाउंस 1000 रुपये दिया गया,
और आपने खर्च किया 400 रुपये, तो 600 रुपये कर योग्य होगा। इन सब का विशेष विश्लेषण हम वेतन के चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। करदाता जहाँ नियुक्त है वहाँ सामान्यतः रहता है उसके निजी व्ययों की पूर्ति हेतु जीवन निर्वाह की बढ़ी हुई लागत। अब जीवन निर्वाह की बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति हेतु विशेष भत्ता, इसके अंतर्गत आपके बढ़ी हुई लागत जीवन निर्वाह की ये कहलाता है सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस। फलूदी से आपका स्थानांतरण बम्बई कर दिया जाए, मुंबई कर दिया जाए, तो उसमें जो वहाँ की स्थितियाँ और यहाँ की स्थितियाँ में तो आपको सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस फलूदी में मान लीजिए 400 है तो वहाँ 600 रुपये या 800 रुपये जो भी नियमानुसार होगा वो आपको दिया जाएगा। हर क्षेत्र का अलग अलग होता है सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस। ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी, इस तरह श्रेणी में विभाजित शहरों के हिसाब से दिया जाता है। निर्यातकर्ता को स्वीकृत आयात लाइसेंस, आपके पास इंपोर्ट लाइसेंस है, किसी भी वस्तु को जो है वस्तु को मंगाने का लाइसेंस, आयात लाइसेंस है। आप हो एक्सपोर्टर तो आपके पास इंपोर्ट लाइसेंस भी है। अगर आप वो लाइसेंस बेचते हैं और उससे कोई लाभ होता है तो उस कंडीशन में वो भी आपके आय का भाग। निर्यात के संबंध में सरकार से प्राप्त होने वाला कोई कैश असिस्टेंस जो सरकार काफ़ी दफ़े निर्यातकों को देती है तो वो भी सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद, ड्यूटी ड्रॉबैक, ये सब इनकम का भाग होंगे, आय का भाग होंगे। किसी व्यवसाय या प्राप्त पैसे से लाभ या अनुलाभ की राशि जो मुद्रा में परिवर्तनशील हो। अब बात आती है व्यवसाय। व्यवसाय किसे कहेंगे? जहाँ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हो, माल खरीदना, माल बेचना, तो वो कहलाता है व्यवसाय। उससे यदि आपको किसी प्रकार का कोई लाभ होता है व्यापारिक क्रियाओं से तो इनकम का भाग। अब पैसे से प्राप्त प्रोफेशनल्स जो होते हैं, पेशेवर जो लोग होते हैं, केवल सेवाएं प्रदान करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स। आप देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप बीकॉम के साथ साथ सीए की तैयारी कर रहे हैं और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं तो आप प्रोफेशनल्स कहलाएंगे। आप किसी का आयकर रिटर्न फाइल करेंगे तो उसके बदले में जो फीस लेंगे वो फीस जो है प्रोफेशनल इनकम, वो भी इनकम का भाग है। इसी तरह आप देखिए इंजीनियर्स जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो भी सेवाएं प्रदान करने वाले, एडवोकेट्स हैं, तो जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो जो फीस प्राप्त करते हैं वो इनकम का भाग। अब बात आती है साझेदारी फर्म में साझेदार का प्राप्त भाग। पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर होता है उसको जो हिस्सा मिलता है, हिस्से का मतलब उसको ब्याज है, वेतन है, कमीशन है, किसी प्रकार की कोई राशि मिलती है तो वो इनकम का उसके व्यक्ति से कर योग्य होगा। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में तो पार्ट ऑफ द एक्सपेंसेस हो जाएगा तो उसके व्यक्ति से वो कर योग्य होगा। यदि कोई करदाता किसी व्यवसाय की कोई क्रिया नहीं करने, तकनीकी ज्ञान का लाभ नहीं लेने अथवा पेटेंट, कॉपीराइट का अधिकार का प्रयोग न करने के अनुबंध के बदले में कोई राशि प्राप्त करता है तो ऐसी राशि को आय माना जाएगा। वो क्या होता है? पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ये आपका अधिकार है। आप ये कहते हो संबंधित व्यक्ति को कि आप उस अधिकार का प्रयोग न करें, क्योंकि अगर आप उसका उपयोग करेंगे तो हो सकता है मेरे व्यापार पे विपरीत प्रभाव पड़े, तो इसके बदले में आप उसको राशि देंगे। तो वो जो राशि का भुगतान किया जाता है वो आपका खर्च है, लेकिन जो प्राप्त करता है उसकी वो इनकम का भाग होगा। अब बात आती है कर योग्य पूंजी लाभ। पूंजी लाभ का तात्पर्य कैपिटल गेन, यानी कि कोई भी संपत्ति जिसका आप
व्यवसाय नहीं करते हो, बेचते हैं, उससे जो फ़ायदा होता है वो गेन कहलाता है। जैसे मैंने पूर्व में बताया, सोना है, चांदी है, मकान है, दुकान है, प्लॉट है, और विस्तृत विश्लेषण तो आगे करेंगे। इनको यदि आप बेचें और फ़ायदा हो तो वो पूंजी लाभ कहलाता है। वो पूंजी लाभ भी इनकम का भाग। पूंजी लाभ की आगे विशेष शर्तें हैं कि पहले संपत्ति होनी चाहिए, फिर संपत्ति का हस्तांतरण होना चाहिए, और उसके पश्चात पूंजी लाभ होगा। फिर आता है लॉटरी, वर्क, पहेली, घुड़दौड़। काफ़ी दफ़े ये होता है कि आप लॉटरी में पैसा जीत जाते हैं, जुए में जीत जाते हैं, ताश के खेल, घुड़दौड़, ये सब किसी प्रकार की दौड़, यदि आप उसमें किसी प्रकार की कोई राशि प्राप्त करते हैं तो वो कर योग्य है। आप देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति, उसमें 7 करोड़ रुपए जीत गए आप, कर योग्य है। आपने कोई लॉटरी का टिकट खरीदा और आपकी लॉटरी निकल गई, कर योग्य है। क्रॉसवर्ड पजल यानी कि जो वर्क पहेली आप न्यूज़पेपर में भर के बेचते हैं, आपके नाम निकलता है, तो कर योग्य है। घुड़दौड़ है, घुड़दौड़ में पैसा लगे, हॉर्स रेस में। अब हम राजस्थान के हैं तो यहाँ पे ऊँट दौड़ होती है, तो वो भी कर योग्य है। प्लेइंग कार्ड्स, ताश के पत्ते, उसमें आप जीते तो वो भी कर योग्य है। कुछ ऐसी बातें हैं जो नियम अनुकूल नहीं होती, जैसे प्लेइंग कार्ड्स, ताश के पत्ते, जुए, नियम कानूनन इसको स्वीकृति नहीं है, लेकिन आयकर विभाग ये कहता है कि यदि आप इसमें जीत जाते हैं, किसी प्रकार की प्राप्ति करते हैं, तो आप हमें टैक्स देंगे। उसके लिए आए। अब बात आती है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। क्या होता है कीमैन? ऐसा व्यक्ति जो किसी संस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब उस व्यक्ति के बिना वो कार्य संपादित नहीं हो सकता। जैसे आपका शोरूम है, आपके यहाँ 20 व्यक्ति काम करते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो सारे व्यवसाय को संचालित कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसकी पॉलिसी करवाते हैं, वो कहलाती है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो उसकी जो प्रीमियम का पेमेंट किया आपने, तो उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में खर्च के रूप में दिखलाते हैं। तो ऐसी पॉलिसी में यदि आपको कोई बोनस मिला तो वो इनकम का भाग होगा। करदाता द्वारा अपने कर्मचारियों से भविष्य निधि, सुपरमेंस फंड, कल्याण हेतु फंड के लिए आवेदन के रूप में प्राप्त राशि निर्धारित तिथि तक यदि जमा करवा दे तो वो कर योग्य नहीं, अन्यथा वो कर योग्य होगी। एक निश्चित तिथि होती है, जैसे आपका प्रोविडेंट फंड है, वो नियमानुकूल हर महीने की 7 तारीख तक जमा हो जाना चाहिए। अगर आप उसके बाद उसको विलम्ब से करवाते हैं तो वो आपकी इनकम का भाग होगा। उसके पीछे कारण है कि इससे कर्मचारी को नुकसान होता है। उस कर्मचारियों को नुकसान से बचाने के लिए हम आपका इनकम मानेंगे तो आपको टैक्स देना होगा। तो उससे बचने के लिए आप समय पे, निर्धारित जो समय है, तिथि है, उस तक आप उनका पैसा जमा करा दें। बीमा व्यवसाय के लाभ, ये इत्यादि इनकम। अब बात आता है किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण के अनुबंध पर प्राप्त अग्रिम राशि। एडवांस मनी यदि आपने फोरफिट कर ली तो ये फोरफिट की गई मनी भी आपकी इनकम का भाग होगी। फोरफिट साधारणतः जो मकान के संबंध में, दुकान के संबंध में यदि किसी प्रकार की कोई राशि एडवांस देते हैं और फिर कह देते हैं कि भाई हमें ये सौदा नहीं करना, अनुबंध हमें
ये नहीं करना, तो वो एडवांस की राशि जो जब्त कर ली जाती है विक्रेता द्वारा, तो वो विक्रेता की इनकम का भाग होगा। संबंधियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति से प्राप्त उपहार, लेकिन इसका तात्पर्य कि वो 50,000 रुपये से अधिक होना चाहिए। 50,000 रुपये से कम होने पर संबंधियों के अतिरिक्त किसी को दिया गया है तो वो कर योग्य होगा, इनकम का भाग माना जाएगा। कुछ क्षतिपूर्ति अन्य भुगतान, यदि किसी व्यक्ति की सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं और उसके पश्चात उसको कंपनसेशन दिया जाता है तो वो कंपनसेशन कर योग्य होगा। लेकिन कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां हैं जिनमें कि उसको कर मुक्त भी किया जाता है। क्षतिपूर्ति साधारणतः सेवा शर्तों में परिवर्तन के होने पे जो क्षतिपूर्ति दी जाती है कर योग्य होती है। बिजनेस प्रोफेशन में जैसे डेप्रिसिएशन है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, तो आपका कोई बैड डेट्स है, पैसा डूब गया तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे खर्चे का भाग। यदि बैड डेट्स रिकवर्ड, वो पैसा आपको वसूल हो गया, तो उस स्थिति में वो इनकम का भाग माना जाएगा। कंपनी के संचालक जिनका सार्वजनिक हित हो तो ऐसा भी कोई भुगतान कर दे, प्रतिनिधि करदाता, ये इसके अंतर्गत इनकी इनकम का भाग माना जाएगा। बाकी अपने कल देखेंगे। थैंक यू।